समझ आ रही है? अब ये हम देखते हैं कि ये पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम अगर एक चीज होती है तो कोई और भी कोई सिस्टम होता है? जी हाँ, उसको हम कहते हैं परपेचुअल। ठीक है, हमारे पास दो सिस्टम है ट्रेडिंग बिजनेसेस में, एक को कहते हैं पीरियोडिक, एक को कहते हैं परपेचुअल। अब ये पीरियोडिक और परपेचुअल में फर्क क्या है? पीरियोडिक में ये होता है कि वो बिजनेसेस जिसमें न्यूमरस आइटम्स होते हैं और उसको ट्रैक करना मुश्किल होता है। आजकल कंप्यूटर आ गए हैं, सब कुछ चीजें बड़ी आसानी से ट्रैक हो जाती हैं। लेकिन अब अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी जो गली के नुक्कड़ पे जो दुकान है, आपकी गली की नुक्कड़ पे जो दुकान है, क्या उसमें कोई कंप्यूटर लगा हुआ है? नहीं, नहीं है। आपकी इसमें गली नहीं के लगा। नुक्कड़ पे जो दुकान है उसमें कितने आइटम्स होंगे? लिमिटेड ही होंगे सर, हाँ, सर कम ही होंगे, इसमें ज्यादा नहीं होंगे। नहीं, फिर भी कितने होंगे? कम से ज्यादा कम ही होंगे कितने? सर। कम से कम कितने कम होंगे? से कम 100 आइटम होंगे, 100 या 50। हाँ, 150 तो होंगे। ठीक है, यानी हम ये तो हम कहते हैं कि तो अगर आप वैसे प्रैक्टिकली आज अगर कोई सौदा सर्फ लेने अगर आप जाए ना, तो दुकान वाले से पूछ लो कि यार तुम बताओ तुम्हारे पास कितने आइटम्स हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो वाकई 100 से तकरीबन तकरीबन ज्यादा ही होंगे। छोटे मोटे कुछ ऐसे आइटम होते हैं वो हमारे सामने नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन जब आप दुकानदार को कहते हैं कि यानी फलानी चीज चाहिए, तो वो कहता है कि अच्छा दे के देता हूँ, तो वो शोकेस के नीचे बैठ के कहीं से निकाल लेता है जो आपको नजर भी नहीं आ रही होती। तो देयर आर, you can say, hundreds, and even I will say there are thousands of items that कुछ बिजनेसेस में वो डील हो रहे होते हैं। कि क्या वो हर दिन एग्जैक्टली बता सकते हैं कि मैंने आज ये वाली चीज इतनी बेची, ये वाली चीज इतनी बेची? क्या वो एग्जैक्टली बता सकेंगे अगर उनके पास कंप्यूटर ना हो? नो सर। नहीं। नहीं। तो वो उसका स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं कर सकता। वो क्या नहीं कर सकता? स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं कर सकता। तो वो कौन से सिस्टम के साथ जाएगा? वो जाएगा पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के साथ। किसके साथ? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के साथ। क्यों? क्योंकि वो देखेगा कि यार मैं स्टॉक का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकता हर दिन। मैं रोजाना ये नहीं कर सकता कि मैंने ये चीज इतनी खरीदी, ये चीज इतनी बेची, ये चीज इतनी खरीदी, क्योंकि मैंने रोजाना कुछ ना कुछ खरीदना है, मैंने रोजाना कुछ ना कुछ बेचना है। ठीक है, तो वो कहता है कि मैं जो है ये पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ काटा सीधा करने के लिए नहीं बैठूंगा, मैंने चीज बेचनी भी है। ना कि मैं कस्टमर को कहूं कि एक मिनट यार मैं पहले अपना खाता उठा दूं, उसमें लिख लूं कि ये चीज मैंने बेच ली, ये खरीद ली। तो वो तो बेचता खरीदता रहता है। तो वो क्या करेगा? वो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करेगा। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में करेगा क्या? वो ये करेगा, मैं आपके सामने बल्कि एक्सेल ले आता हूँ। ठीक है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि वो क्या करेगा। वो ये करेगा कि वो कहेगा कि मैं परचेजेस को ट्रैक करूंगा, कि मैं जब भी परचेजेस करूंगा तो मैं लिख लूंगा कि मैंने इतने परचेजेस कर दी हैं। ठीक है, और मैं उसकी वैल्यू लिखूंगा हमेशा। परचेजेस जब भी होगी तो मैं उसकी वैल्यू लिख लूंगा। उसके बाद जब भी अगर मैं कोई चीज रिटर्न करता हूँ जिस होलसेलर से मैंने ले लिया, तो मैं उसके लिए एक और रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा जिसको मैं नाम दूंगा परचेजेस, रिटर्न्स एंड अलाउंसेस। ये रिकॉर्ड मैं मेंटेन करूंगा। इनको मेंटेन करने के लिए कोई दुश्वारी यानी पेश नहीं आ सकती। तीसरी चीज जो है वो है परचेज डिस्काउंट। इसको भी मैं क्या करूंगा? मेंटेन करूंगा। और तीसरी चीज जो है वो है कैरेज इन। ठीक है, कैरेज इन। तो ये इसको किस चीज को ट्रैक करने में मदद देगा? ये इस चीज को ट्रैक करने में मदद देगा कि पूरे साल जो मैंने माल बेचा उसकी कितनी कॉस्ट थी, है ना? परचेसेस क्या है? माल की कीमत है ना? यस सर। ठीक है, तो ये इसको हमेशा वो क्या करेगा? ये कहेगा कि ये परचेसेस मेरी माल की कीमत है। ये जो परचेज रिटर्न्स होती हैं उससे माल की कीमत ज्यादा होती है या कम होती है?
कम होती है तो उसको माइनस करता जाएगा। जब उसको डिस्काउंट मिलेगी तो जो माल की कीमत है या माल की जो मालियत है वो कम होती है या ज्यादा होती है? कम होती है कम सर। होती है। और जो कैरेज है जब उसको किराया देता है माल को अपनी दुकान पे लाने के लिए तो उससे माल की कीमत ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है? ज्यादा। ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो वे ये मेंटेन करेगा। ठीक है, परचेसेस। वैसे हमने ये कैरेज इन की जो रिकॉर्ड है वो मैंने इसमें मिस कर दिया है, इसमें मुझे लिखना चाहिए था ये। ठीक है, कैरेज, व्हेन कैरेज आर पेड, तो कैरेज क्या है, एक एक्सपेंस है, वो डेबिट हो जाएगा और कैश जो है वो या अकाउंट पेएबल या ट्रेड क्रेडिटर वो क्रेडिट होता जाएगा। तो ये क्या करेगा, मेंटेन करता जाएगा। ठीक है, पूरा साल ये मेंटेन करता जाएगा। अब ये कैसे अंदाजा लगाए कि यार ये तो मैंने पूरा साल मेंटेन किया, अब ये पूरी साल की यहाँ पे कीमत लिखी होगी। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि पूरे साल जो मैंने परचेजेस की वो की 12 लाख रुपए की। कितनी की परचेजेस की? 12 लाख की। फिर वो ये देखेगा कि पूरे साल मैंने जो रिटर्न्स किए हैं वो कितने हैं। वो फॉर एग्जांपल वो कह देता है कि 1,25,000 रुपए के रिटर्न्स हुए हैं, 1,25,000 रुपए के रिटर्न्स हुए हैं। और वो देखता है कि पूरे साल मैंने जो जल्दी पेमेंट करके अगर कोई डिस्काउंट लिए हैं तो वो डिस्काउंट कितने हुए। वो डिस्काउंट हुए होंगे फॉर एग्जांपल वो डिस्काउंट है 20,000 रुपए। इन्होंने पूरे साल जो भी परचेजेस किए उसकी जल्दी पेमेंट करके उनको जो कैश डिस्काउंट मिले वो 20,000 मिले। और फॉर एग्जांपल कैरेज इन, इन्होंने ये जो सारी खरीदारी की और इन खरीदारी को हर साल पूरे साल जब लेते आए तो इन्होंने जो अपने कैरेज में खर्चा किया वो किया 12,500 रुपए। ठीक है, ये पूरे साल का खर्चा है। अब अगर इनको मैं जमा करूं तो ये मेरी नेट परचेज कॉस्ट बनती है ना। फॉर द पीरियड ये बनता है, बनता है ना। तो इसको मैं अगर ये कर दूं सम, ये तो ये इसको पता लग गया कि पूरे साल जो मैंने परचेजेस किए उसके अखराजात कितने आए। वो कितना आया, 1,18,000 रुपए। कितने अखराजात आए, 1,18,000। तो मतलब इसका क्या है, इसका मतलब है कि मेरे साथ पूरे साल जो मैंने माल बेचने के लिए खरीदा उसकी कितनी कीमत थी। सर ये तो 11,80,000 बनता है ना। हाँ, 11,80,000। ठीक है, ये क्या बन गई, हम कहते हैं कि नेट परचेजेस या नेट परचेज कॉस्ट फॉर द पीरियड। इस पीरियड में जो हमने परचेजेस किए उसकी कितनी लागत आई। लेकिन हमने जो ये सारी परचेजेस इस साल किए तो क्या ये साल के शुरू में हमारे पास कोई स्टॉक नहीं होगा। अगर कोई नया दुकान होगा ना तो उसके साल के शुरू में उसके पास कोई स्टॉक होगा, नहीं होगा। अगर ये कोई चलता हुआ दुकान हो, यानी 2-3 साल से ये काम कर रहा है, तो उसके साथ पहले से कोई स्टॉक मौजूद होगा जी। तो उसको यहाँ पे वो नाम दे देगा, वो कहेगा कि स्टॉक ओपनिंग। क्या नाम दे देगा, स्टॉक ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, स्टॉक ओपनिंग बैलेंस ये लिख देगा। स्टॉक ओपनिंग बैलेंस मतलब यह है कि जब मैंने ये साल शुरू किया था तो मेरे दुकान में पहले से कितना माल मौजूद था। वो अब आपको मैं थोड़ी सी देर में बता देता हूँ कि वो इसने कैसे डिटरमाइन किया होगा। फॉर एग्जाम्पल उसने यहाँ पे लिखा था कि मेरे पास 2,20,000 रुपए का माल मौजूद था। कितने का, 2,20,000 रुपए का माल मौजूद था। फिर पूरे साल जो मैंने खरीदारी की, पूरे साल जो खरीदारी हुई माल, उसकी कीमत कितनी आई, 11,80,000 रुपए। ठीक है, तो आपके ख्याल में पूरे साल जो स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल ड्यूरिंग द पीरियड, मैं लिख लेता हूं ड्यूरिंग द पीरियड, इस असना में या इस अरसा में जो अवेलेबल फॉर सेल था वो कितना था आपके ख्याल में, वो कीमत में कैसे लगा,
वो ये और ये जमा होगा, ठीक है, ये और ये। क्यों? क्योंकि मैं कहूंगा कि जब साल शुरू हुआ तो 2,20,000 का पहले से ही माल था, और पूरे साल जो माल खरीदा गया उसकी कीमत कितनी थी? उसकी कीमत थी 11,80,000। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, ठीक है, इन दोनों को मैं ऐड करूं, ये दिस प्लस दिस, तो ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास आ गया स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल ड्यूरिंग दी पीरियड। इसका क्या मतलब हुआ? स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल ड्यूरिंग दी पीरियड, इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास जो स्टॉक अवेलेबल है, जो चीजें अवेलेबल है सेल कर सकते हैं हम। अवेलेबल है या था? अवेलेबल है, अवेलेबल है हाँ ड्यूरिंग द पीरियड, पूरे पीरियड में जो था, ठीक है, ये था, अब मौजूद नहीं है क्योंकि अब हम पीरियड गुजर चुके हैं। आपके ख्याल में क्या इसमें से माल नहीं बिका होगा? इसमें से माल कुछ बिका होगा ना, पूरा साल गुजर गया है। जी, सेल्स हुई होंगी। अब सेल्स जो हो गई हैं उसका तो हमने कोई खाता नहीं रखा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसने तो परचेजेस रिकॉर्ड किए और उसने कहा कि ये परचेजेस तो मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, ये सब कुछ रिकॉर्ड कर सकता हूँ, लेकिन जब सेल होगा तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ सेल रिकॉर्ड करता हूँ, ये तो रिकॉर्ड नहीं रखता कि कौन सी चीज मैंने बेच दी, वो कौन सी चीज कम हो गई। जब कम हो रही थी तो मैं दोबारा उसको परचेज कर रहा था। हमारे साथ बेचने के लिए जो माल मौजूद था उसकी कीमत थी 14 लाख रुपए, हमें साथ 14 लाख रुपए का माल मौजूद था, लेकिन क्या ये माल अभी भी मौजूद होगा? नहीं। अब हम क्या करेंगे? अब यूजुअली ये जो दुकानदार होगा ना, अब इसने क्योंकि डिटरमिन करना है कि यार ये 14 लाख का माल तो था लेकिन अब मौजूद तो नहीं है, तो मैं कैसे डिटरमिन करूंगा कि इसमें से कितने रुपयों का जो मालियत का माल है वो बिक चुका हुआ है, उसकी कीमत, जो माल बिक चुका हुआ है उसकी कीमत कैसे डिटरमिन करे? उसके लिए वो क्या करेगा? फिजिकल काउंट करेगा। क्या करेगा? फिजिकल काउंट, फिजिकल काउंट ऑफ स्टॉक एट द एंड ऑफ पीरियड, ठीक है। फिजिकल काउंट कैसे करेगा? वो अपनी दुकान में एक एक आइटम क्या करना शुरू कर देगा? गिनना शुरू करेगा और उसको मेंटेन करना शुरू करेगा। ये चीज इतनी बच गई है, ये चीज इतनी बच गई है, ये चीज इतनी बच गई है, जितनी भी उसके आइटम्स हैं उनको तमाम को वो क्या कर देगा? एक फिजिकल काउंट के बाद उसको रिकॉर्ड कर देगा। जब उसको फिजिकली काउंट के बाद रिकॉर्ड करेगा तो अब आज बात आ जाएगी कि उसकी कीमत वो लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल उसने यहाँ पे एक रिकॉर्ड अपने साथ मेंटेन किया कि लेस चिप्स हैं, ठीक है, वो कितने रह गए हैं, कितने पैकेट रह गए हैं, और 50 का और ये कितने का, और फॉर एग्जांपल विम बार है या फॉर एग्जांपल सनसिल्क है। इस तरह वो क्या करेगा? वो इसको मेंटेन करेगा और इसकी यूनिट्स आ जाएगी यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यूनिट्स आ जाएंगे कि कितनी यूनिट्स हैं, और फिर उसने यहाँ पे उसकी क्या करनी है? रेट लगाना है, ठीक है, और फिर यहाँ पे उसके पास क्या आ जाएगा? अमाउंट। ये हमेशा अपने साथ क्या करेगा? पीरियड एंड पे। अब ये देखें, अगर ये रोजाना करेगा तो उसकी तो मत मारी जाएगी कि यार ये सारे इतने हमारे पास 100 आइटम है कि अगर रोजाना मैं इसको काउंट करूंगा तो ये तो मेरे साथ नहीं हो सकता। तो इसलिए उसने प्रेफर किया कि मैं कौन सा पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो कर देता हूं ताकि ये मुझे सिर्फ और सिर्फ साल के आखिर में ये काम करना पड़े, ठीक है, बिकॉज इट इज अ लेंथी प्रोसीजर। तो ये जब ये कैलकुलेट करेगा जो जितनी भी आइटम्स हैं यहाँ पे बाकी आइटम्स भी वगैरह आ जाएंगे, तो उसकी यूनिट्स वो लिखते जाएगा। रेट कहाँ से लेगा? अब मुझे ये बताएं, रेट कहाँ से लेगा? यूनिट तो उसने फिजिकली काउंट कर दिया ना, क्या ये 5 रह गई या ये 12, फॉर एग्जांपल 12 जो है ना लेस चिप्स रह गए, विम बार जो है वो कोई 13 विम बार चिप्स या विम बार रह गई हैं। सनसिल्क जो शैम्पू है वो कोई 12 हमारे पास रह गई हैं, ठीक है। अब ये मुझे बताएं यहाँ पे रेट जो वो डालेगा वो रेट कहाँ से डालेगा? हाँ, वो अब जाएगा कहाँ पे? परचेज इनवॉइस, ठीक है, कहाँ पे जाएगा? परचेज इनवॉइस। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि परचेज इनवॉइस जब ये उठाएगा तो ये मुख्तलिफ परचेज इनवॉइसेस उठाएगा ना कि यार उनसे कीमत ही लेंगे परचेज इनवॉइस से, तो ये कौन सी परचेज इनवॉइस उठाए?
जो कि शुरू के दिन में इन्होंने जो परचेजेस किए थे वो इनवॉइसेस उठाए, या जो आखिरी दिनों में जो इन्होंने परचेजेस किए थे वो इनवॉइसेस उठाए? जो आखिरी दिन करेगा कि वो मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं। वेरी गुड। यहाँ पे पहले था एक मेथड होता था लाइफो, जो कि अब डिसकंटिन्यू हो चुका हुआ है। इसको जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है उसने डिसकंटिन्यू कर दिया। उसका क्या है कि लाइफो मेथड अब आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि आप फाइफो मेथड इस्तेमाल करेंगे। अब ये फाइफो मेथड क्या है? ये कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये है, वो कहते हैं कि जो चीज पहले खरीदी गई होगी उसको एज्यूम किया जाएगा कि वो पहले बेची गई। जो चीज पहले खरीदी गई उसको एज्यूम किया जाएगा कि वो पहले बेची गई। ठीक है, मतलब यह है कि हो सकता है यहाँ पे सनसिल्क की जो 2-3 बोतलें हैं वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि वो शुरू में आपने जो खरीदी थी वो क्योंकि रैक के आखिर में पड़ी होती है तो अब तक वो नहीं बिकी, लेकिन हम एज्यूम करेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे कि जो हमने पहले खरीदी थी वो पहले बेची गई और जो बाद में खरीदी गई वो अब तक नहीं बेची गई। ठीक है, इसका मतलब यह है पहले ये जो होता था वो होता था लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब यह है कि वो कहते हैं कि जो आखिर में आपने खरीदी वो पहले बेची। अब ये डिसकंटिन्यू हो चुका हुआ है तो इसको तो हम अपने साथ मेंटेन ही नहीं करेंगे, लेकिन आपको आइडिया देने के लिए लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो आखिर में खरीदी गई वो पहले बेची गई, तो इसको इस तरह मेंटेन किया जाता था। अब क्योंकि हम कहते हैं कि अब ये अवेलेबल है और दूसरा जो अवेलेबल है वो है एवरेज। फाइफो मेथड मौजूद है, दूसरा एवरेज कॉस्टिंग मेथड। एवरेज कॉस्टिंग मेथड वो बाद में हम जब देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। एवरेज कॉस्टिंग मेथड भी ये होता है कि वो यूजुअली एवरेज प्राइस लेते हैं कि पूरे साल जो खरीदी गई माल था उसका एवरेज कॉस्ट आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे वो क्या कर देंगे, अमाउंट्स अब रेट आइडेंटिफाई कर देंगे या तो फाइफो पे या एवरेज पे। यहाँ पे रेट आ जाएगा, रेट के बाद यहाँ पे अमाउंट जब वो आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ पे जो सम होगा ना टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे जो टोटल आएगा फिजिकल काउंट के बाद, तो आपके ख्याल में ये जो माल अब फिजिकल काउंट के बाद इन्होंने कहा कि इतने रुपयों का माल है, ये बेचा हुआ माल है या अभी भी बेचने के लिए पड़ा हुआ माल है? अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक है। तो ये हमारा वहां पे था स्टॉक ओपनिंग, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, ये वाला माल जो होगा ना ये क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। तो इसको हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेस एंडिंग स्टॉक। एंडिंग स्टॉक को मैं एक और नाम भी देख सकता हूँ, स्टॉक स्टिल अवेलेबल ऑन हैंड। लेकिन ये स्टॉक स्टिल अवेलेबल ऑन हैंड जो है ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसका नाम जो है वो एंडिंग स्टॉक ही हमेशा हम रखेंगे। ठीक है, अब हम ये कहेंगे कि ये जो हमारे पास जो माल बच गया है यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन की होगी वो यहाँ पे हम लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास जो माल नहीं बिक सका उसकी कीमत थी 1,85,000 रुपए। कितना? 1,85,000 रुपए। अब ये मुझे बताएं कि ये 14 लाख रुपए का हमारे पास माल मौजूद था पूरी साल। इस 14 लाख में से अभी भी जो माल नहीं बिक सका उसकी कीमत है 1,85,000। तो आपके ख्याल में जो माल बिक चुका हुआ है इस पीरियड में वो कितना था? उसको नाम जब हम देंगे ना उसका नाम होगा, इसका नाम क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने कहा कि पूरे साल जो हमारे पास माल मौजूद था वो, और उसमें से हम लेस कर देंगे कौन सा? ये माल जो कि अभी भी मौजूद है वो नहीं बिक सका। ये हमारे पास क्या आ गई? ये आ गई हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो इस तरह ये क्या कैलकुलेट कर रहा है? ये जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम वाला है वो अपना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो कैलकुलेट करेगा वो कब कैलकुलेट करेगा? वो एट द एंड ऑफ पीरियड। कब कैलकुलेट करेगा? एट द एंड ऑफ पीरियड। तो ये एक उसके लिए एक कन्वीनियंट वे बन जाता है कि इस तरह कैलकुलेशन करने से मेरा जो काम है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, वैसे अब जब हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो आपने यहाँ पे देखा कि मैंने ये सेल्स की जो ट्रांजैक्शन की
सेल्स की और परचेजेस की। इसमें अब वो डिफरेंस आ जाएगा परपेचुअल की, पीरियोडिक की। जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है ना, वो इसको परचेजेस नहीं कहेगा। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इसको कहेगा कि डायरेक्टली स्टॉक आ गया। फॉर एग्जांपल, मैंने पिछली क्लास में भी ये एग्जांपल दी थी कि यहाँ पे तो मैंने एग्जांपल इस्तेमाल की, किसकी मैंने एग्जांपल इस्तेमाल की कि अगर तो कोई क्या है, कोई दुकान है जिसमें 100 ऑफ आइटम्स हैं और उसके साथ कंप्यूटर भी नहीं है, तो वो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को प्रेफर करेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई पेट्रोल स्टेशन है, तो पेट्रोल स्टेशन में कितने आइटम्स होते हैं सेल के लिए आपके ख्याल में? 3 या 4 होते हैं सर। 3 या 4। यानी आप कहते हैं कि एक है पेट्रोल है, दूसरा क्या है, डीजल है, और तीसरी क्या चीज होती है? यस, मोबाइल ऑयल मोबाइल ऑयल वगैरह। होता है ना। तो 3 चीजें। यस, आपके ख्याल में वो रोजाना ये कैलकुलेट करके बता सकता है कि आज मेरा पेट्रोल कितना बिका, आज मेरा डीजल कितना बिका, आज मेरा मोबाइल ऑयल कितना बिका? वो कैलकुलेट करना उसके लिए आसान होगा या मुश्किल होगा? बहुत आसान होता है उसके लिए, वो कर सकता है। वो हमेशा, यानी वो अपने वो मीटर को भी देखते हुए क्या कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है कि आज हमारे मीटर के मुताबिक हमने इतना पेट्रोल बेचा, मीटर के मुताबिक हमने इतना डीजल बेचा, और दूसरे रिकॉर्ड के मुताबिक हमने इतने जो मोबाइल ऑयल हैं वो बेचे। तो उनके लिए जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करना आसान होता है। तो यहाँ पे मैं एक आपके समझने के लिए एक चीज बना रहा हूँ, बना देता हूँ कि पीरियोडिक, ठीक है, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि ये है परपेचुअल। अभी देखिए फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 1 मई को, 1 मई क्यों क्या हुआ, हमने परचेजेस किए। अगर तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है तो यहाँ पे ये लिखेगा परचेजेस, ठीक है। परचेजेस को क्या करेगा, डेबिट करेगा। फॉर एग्जांपल उसने पेट्रोल खरीदा, और उसने पेट्रोल खरीदा 1 लाख रुपए का। अगर तो वो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम करता है तो वो यहाँ पे ये कर देगा कि पेट्रोल खरीदा गया 1 लाख रुपए, ठीक है। और ये क्रेडिट पे खरीदा गया तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रेड क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर कितना आ जाएगा, 1 लाख ही आएगा, ठीक है। अगर तो वो कहता है कि नहीं, मैंने पीरियोडिक नहीं, मैंने जो है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मेंटेन करना है, तो 1 मई को क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे लिखेगा स्टॉक, ठीक है। और वो जो भी स्टॉक है, फॉर एग्जांपल पेट्रोल, वो पर्टिकुलर स्टॉक को क्या करेगा, डेबिट कर देगा, ठीक है। वो डेबिट क्या करेगा, 1 लाख रुपए से पेट्रोल को डेबिट कर देगा। और ट्रेड क्रेडिटर उसी तरह रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। ट्रेड क्रेडिटर ये 1 लाख, ठीक है। अब इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर तो 3 मई को सेल होती है, ठीक है, तो यूजुअली पेट्रोल वाले जो फ्यूल स्टेशन होता है वो कैश में सेल करती है या क्रेडिट पे सेल करती है? कैश पे सेल करती है। यूजुअली कैश में ज्यादा होता है, तो यहाँ पे हम कैश ही कर देते हैं। तो वो कहेगा कैश डेबिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल उसने सेल की 50,000 रुपए की, ठीक है, और यहाँ पे सेल किया तो सेल क्रेडिट हो जाएगा 50,000, 50,000। अगर तो वो परपेचुअल करता है तो परपेचुअल में वो एक नहीं बल्कि 2 एंट्री करेगा, ठीक है। एक इसी तरह जिस तरह वहां पे हुई, कैश 50,000 और सेल्स जो है वो कितना हो जाएगा, 50,000। अब यहाँ पे 3 मई को एक और एंट्री भी वो करेगा, क्योंकि ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। जब ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, हाँ, अब ये मुझे ये बताएं कि जब इसने ये सेल किया तो इसने क्या सेल किया, पेट्रोल सेल किया ना? यस सर। जब ये पेट्रोल सेल किया तो आपके ख्याल में ये स्टॉक कम हुआ या ज्यादा? कम हुआ। स्टॉक कम हो गया, ठीक है। अब ये मुझे बताएं कि स्टॉक एक एसेट है ना? यस सर। यस सर। और हमने कहा था कि जब एसेट अपना फायदा दे जाती है, जब वो यूटिलाइज हो जाता है, जब वो एक्सपायर हो जाता है एक्सपेंस बन जाती है। एक्सपेंस बन जाता है। वेरी गुड। तो ये जो स्टॉक हमारा एक्सपेंस बन गया है, इसको यहाँ पे एक्सपेंस कौन सा नाम देंगे? वो कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ
गुड सोल्ड, ये एक एक्सपेंस हो गया, और जब भी एक्सपेंस हो गया तो डेबिट होगा। और दूसरी तरफ हमारा एसेट कम हुआ, जब एसेट कम हो जाता है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, स्टॉक क्रेडिट। इसका क्रेडिट हो जाएगा। कौन सा किया, फॉर एग्जांपल पेट्रोल किया, जो भी किया, यहाँ पे पेट्रोल ही लिख लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। कितनी कीमत से, 50 हजार से, यस 50,000 सर, से होगा ना। यस सर, 50,000 से ही होगा। ये खुदाई खिदमतगार है, ये पेट्रोल पंप वाले खुदाई खिदमतगार होते हैं, जितनी के पेट्रोल खरीदते हैं उतनी का ही बेच देते हैं। नो सर, ये तो महंगा बेचते होंगे, याद है। अब ये मुझे बताओ कि ये जो 50,000 है, ये तो बेचने की कीमत है ना। यहाँ पे जो स्टॉक की कीमत है वो इसकी बेचने की कीमत लगाएगा या खरीदी हुई कीमत लगाएगा? जो उसने खरीदा था ना, वो जितने का खरीदा है वो रेट लगाएगा ना। अब फॉर एग्जांपल वो जो भी रेट बनता है, फॉर एग्जांपल ये इसने कह दिया कि यार ये इतना हमारा लीटर पेट्रोल बिका और 1 लीटर हमें इतने का पड़ता है, तो यूजुअली वो क्या कर देगा उसको, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 45,000, यहाँ पे 45 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 45,000, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, परपेचुअल रिकॉर्ड में जब भी सेल नहीं परचेज होती है तो वो स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं, स्टॉक को करते हैं डेबिट, और जब भी सेल होती है तो हर सेल के बाद स्टॉक को करते हैं क्रेडिट। ये चीज यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही। बस ये देखें, परचेज होता है तो परचेज डेबिट हो जाता है, और सेल होता है तो सेल क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे उसका जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो मिसिंग रहता है पूरा साल। पूरे साल कोई भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता। जब पूरे साल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेंटेन नहीं होता, लेकिन उसको पता तो है कि मेरा माल बिक चुका हुआ है, तो वो अपनी कैलकुलेशन कैसे करेगा, ये हमने देख लिया था, ऐसे करेगा। ये अपनी कैलकुलेशन इस तरह करता है, ठीक है। ये जो पीरियोडिक होता है ना, पीरियोडिक, ये क्या करते हैं, जब परचेसेस होते हैं तो परचेसेस को डेबिट करते हैं, और जब सेल्स होते हैं तो सेल्स को क्रेडिट करते हैं, और कोई भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का या स्टॉक का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते पूरे साल। स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को वो डिटरमिन करते हैं साल के आखिर में बाय दिस वर्किंग। ये एक वर्किंग कर देते हैं, इस वर्किंग में उनको पता लग जाती है कि हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी बनती है पूरे साल की। ये पूरी साल की या पूरी पीरियड की वो क्या करते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं। सर ये जो वर्किंग होती है ये फिर हम इनकम स्टेटमेंट में ही करते हैं सेल के साथ? हाँ बिल्कुल, ये इनकम स्टेटमेंट में ये वर्किंग कर सकते हैं। और हम जैसे एडजस्टमेंट करते थे ना, एक्चुअली ये एडजस्टमेंट तो नहीं होगी, ये काइंड ऑफ क्लोजिंग है। जब हम ये क्लोजिंग करते हैं तो क्लोजिंग के बाद हमें पता लग जाएगा कि यार ये जो हमारे क्लोजिंग के बाद जो हमारे पास जो स्टॉक बचता है वो कितना बचता है, जो स्टॉक हमारा एक्सपायर हो गया वो कितना है, हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना बनता है। ये यूजुअली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का कोई अकाउंट नहीं बनेगा। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का कोई भी अकाउंट नहीं बनेगा। उसको हम सिर्फ और सिर्फ डिटरमिन करेंगे थ्रू क्लोजिंग एंट्रीज। वो क्लोजिंग एंट्री हम कमिंग क्लास में इंशाल्लाह कवर करेंगे, ठीक है। फिलहाल आपने ये ध्यान में रखना है कि पीरियोडिक इन्वेंट्री अगर सिस्टम होगी तो वो अपना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इस वर्किंग पे क्या करेगी, कैलकुलेट करेगी। कैसे, स्टॉक ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस परचेज रिटर्न्स लेस परचेज डिस्काउंट एट कैरेज इन और लेस एंडिंग स्टॉक, तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखना है कि ये जो कैलकुलेशन है ना, ये होगी किसके लिए, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के लिए। और जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है उसमें इसकी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्टॉक रिकॉर्ड और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हमेशा, परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअसली अपने स्टॉक रिकॉर्ड को हम क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। तो उसमें हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमेशा पता लगता रहता है। आज के दिन का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना रहा, आज के दिन का कितना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आज हमारे पास स्टॉक कितना बचा हुआ है। यानी अगर तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में आप दुकानदार से कहें कि आपके पास कितना माल, कितने रुपयों का माल पड़ा हुआ है, तो वो एक एजम्पशन लगाएगा, वो एक नजर पड़ेगा, वो कहेगा कि यार तकरीबन इतने रुपयों का माल पड़ा हुआ है। तो आप उसको कहते हैं कि आप इसमें कितनी श्योरिटी, वो कहते हैं कि यार एक्सपीरियंस मुझे यही बताती है, लेकिन इसमें इतने इतने लाख रुपए का ऊपर नीचे या इतने हजार रुपए का ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर कोई परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मेंटेन कर रहा है
तो उसको आप कहेंगे कि आपके पास कितना माल पड़ा होगा, तो वो एकदम से कंप्यूटर या अपना खाता खोल के आपको बता देगा कि आपके उनके पास कितना माल पड़ा हुआ है। तो ये जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, दिस इज स्ट्रॉन्गर ओवर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, but somehow periodic inventory system remain convenient for those businesses which are dealing with multiple products and they are not backed up with the computerized system. आजकल आप अगर सेव मार्ट में घुस जाएं तो आप मुझे ये बताएं कि सेव मार्ट में कितने आइटम्स होते हैं? सेव मार्ट में कितने आइटम्स होंगे? 1000 मान के आप कह रहे हैं, मैं कहूंगा कि लाखों का क्या प्रोडक्ट होंगे, लाखों प्रोडक्ट उनके पास मौजूद है। लेकिन अगर आप उसको कहें कि आपके साथ कोई प्रोडक्ट मौजूद है, क्या वो आपको बता सकता है कि ये प्रोडक्ट हमारे पास अभी कितना मौजूद है? कोई भी प्रोडक्ट आप उसको कह दें, फॉर एग्जांपल आप उसको कह दें कि यार लॉरियल हेयर कंडीशनर फलाना जो है आपके पास कितना स्टॉक मौजूद है, तो क्या सेव मार्ट आपको एकदम से बता सकता है कि हाँ भाई हमारे पास इतना मौजूद है, इतना हमारे पास पड़ा हुआ है या नहीं है? बता सकते हैं सर, बता सकते हैं। वो क्यों बता सकते हैं? उसके साथ इतने प्रोडक्ट हैं, आप जाके उसके एक मैनेजर के सामने एक वो छोटा सा रूम होता है, वहां पे चले जाते हैं, आप उसको कहते हैं कि ये स्टॉक आपके पास मौजूद है, वो एकदम से कुछ कर देता है, आपको कह देते हैं कि हाँ हमारे पास मौजूद है। तो वो उनको कैसे पता लग सकता है? उनके पास तो इतनी बड़ी स्टॉक होती है। तो क्या वो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम मेंटेन नहीं कर रहे? वो कर रहे हैं भाई परपेचुअल। क्यों कर रहे हैं? हाँ, वो क्यों परपेचुअल कैसे कर सकते हैं? वो इसलिए कर सकते हैं कि उनके पास है कंप्यूटर। क्या है? कंप्यूटर। और हमेशा जब भी वो कोई प्रोडक्ट क्या करते हैं, परचेज करते हैं, तो वो कंप्यूटर में फीड कर देते हैं कि ये प्रोडक्ट, ये इतनी क्वांटिटी, इसका ये रेट, ये प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी, इसका ये रेट, ये खरीदा गया। तो वो एकदम से क्या करता है? स्टॉक को डेबिट कर देता है। स्टॉक को क्या करता है? डेबिट करता है। और जब भी कोई कस्टमर वो दुकान में जाके खरीदारी करता है, तो वो एक कंप्यूटर के सामने आके फिर क्या करता है? बिल क्लियर करता है। तो वहां पे ये दोनों एंट्री कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है कि ये आइटम कस्टमर ने इतने खरीदे, ये आइटम कस्टमर ने इतने खरीदे। तो वो जो हमारा ये जो स्टॉक का खाता होता है, वहां से माइनस हो रहा होता है। ठीक है, कि आज इतने माइनस हो गए, इतने माइनस हो गए, इतने प्लस हो गए, इतने माइनस हो गए। तो ये कंटिन्यूअसली सिस्टम चल रहा होता है। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में ये स्ट्रॉन्गर है क्योंकि इसमें कभी भी किसी वक्त आप अपना स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन देख सकते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक मौजूद है। ये थोड़ा सा वीक है, लेकिन हर एक चीज की अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ होते हैं। यहाँ पे सेल रिटर्न्स और जो परचेज रिटर्न्स हैं वो मेंटेन नहीं होते। यहाँ पे सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न्स वगैरह मेंटेन होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो मैंने काम करना है, टाइम कम रह गया है, वो मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है,